नमस्कार सभी को। देखिए, अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट इसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं सारे कंसेप्ट्स एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर रेलवे के किसी भी एग्जाम में आज तक जो भी 20-25 साल के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे। तो अभी इसकी थ्योरी पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी पार्ट के अंदर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर दो चीज़ें सबसे पहले मेनली हमें ध्यान होनी चाहिए कि भाई एक होता है इसके अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है। एक सरल ब्याज होता है, एक कंपाउंड यानी एक चक्रवर्ती ब्याज होता है, एक सरल ब्याज होता है। तो सरल ब्याज के अंदर तो हमेशा ही किसके ऊपर लगता है, मूलधन के ऊपर लगता है जो भी ब्याज है, यानी हमेशा जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल पे लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट लगता है वो पर ईयर या जिस भी हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है ना, क्वार्टरली हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, ईयरली हो रही है, तो जिस भी बेस के ऊपर इसकी गणना होती है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगता है। अगर ईयरली हो रही होती है तो पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर केवल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए, अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ आपको कि एक दिया होता है क्रमागत वृद्धि। देखिए, क्रमागत वृद्धि ही एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। तो क्रमागत वृद्धि का मतलब ही ये हो रहा है कि जितनी भी वृद्धि हो चुकी है उससे आगे कंप्लीट के ऊपर, ना कि मूल वैल्यू के ऊपर। तो कंप्लीट वैल्यू के ऊपर जो वृद्धि होती है तो क्रमागत यानी लगातार। तो लगातार वृद्धि जो होगी ये एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट करता है। एक होता है दूसरे, अगर मैं बट्टे की बात करूँ ना तो एक होता है समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब इसके अंदर ना वृद्धि को डिनोट करता है जबकि ये डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके अंदर डिक्रीज होगा और ये भी लगातार को शो करता है। तो जो हमारा पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से या हाफ ईयरली या क्वार्टरली के रूप से उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। अब इसको एग्जाम्पल के लिए मैं समझा सकता हूँ यहाँ पे कि देखिए, मान लीजिए एक 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब इन 100 रुपये के ऊपर एक चीज़ मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर एक 10%, एक 20% और फिर 20%, ये तीन क्या दिया गया है, ये 3% यानी 3 साल तक का आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा गया है कि बताओ क्रमागत वृद्धि क्या होगी, ठीक है। यदि आपसे डायरेक्टली ये बोल दिया जाता है ना कि एक 10%, एक 20% और 20% की वृद्धि बताओ, ठीक है। 100 रुपीज़ के ऊपर 10%, 20% और 20% की ओनली वृद्धि बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये परसेंटेज की वैल्यू है तो 20, 20, 40 और 50 यानी 100 का 50% कितना हो गया, 50, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 150। लेकिन यदि बोल दिया जाता है कि इसकी क्रमागत वृद्धि बताओ तो क्रमागत वृद्धि के अंदर क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर तो डायरेक्टली हमने कर लिया, कितना निकाल दिया इसका 50%। कैसे कि केवल वृद्धि पूछा था कि 100 के ऊपर 10%, 20% और 20% की किस चीज़ को डिनोट करेगा। तो देखो टोटल परसेंटेज वैल्यू कितनी हो चुकी है, 20, 20, 40 और 10, 50। तो 50% 100 का कितना हो गया, 50, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 150। लेकिन अगर इस तरीके से दिया जाता है कि बताइए क्रमागत वृद्धि क्या होगी, तो क्रमागत सभी ये डिनोट करेगा कि इसके ऊपर वृद्धि के ऊपर वृद्धि, यानी यही चीज़ एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, चक्रवर्ती ब्याज को। तो देखिए 100 के ऊपर अगर क्रमागत बोला गया है ना, तो मान लीजिए पहला कितना परसेंट का हुआ है, 10% का, तो बताओ 100 का 10% कितना हुआ, 10, तो कितना हो गया टोटल वैल्यू 110। उसके बाद में कितने परसेंट का, 20% का। देखो 110 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 110 इंटू 20 बटा 0 से 0, 11 दूनी 22, तो टोटल इसमें जोड़ोगे 122 तो कितना हो गया 132, ठीक है। फिर मान लीजिए इसको ऊपर दिया हुआ आगे 20% का। देखिए अब 132 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 इंटू 20 बटा 100 यानी 1/5, और 5 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 दूनी 10, वैल्यू कितनी रह चुकी है यहाँ पे, 3, 5, 6, 30, 5 चौक 20, 26.4। तो 132 में 26.4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 158.4। देखिए दोनों चीज़ों के अंदर अलग
रिप्रेजेंट हो चुका है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या था कि 100 के ऊपर 10, 20 और 20% की वृद्धि कितनी होगी, तो यहाँ पे देखा हमने टोटल वृद्धि 50% हो चुकी है, तो वैल्यू कितनी आ गई 150। लेकिन यदि बोल दिया जाता है क्रमागत वृद्धि बताइए, अगर क्रमागत वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो क्रमागत वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि पहले 10%, फिर उसके बाद में जितनी वैल्यू आई उसके ऊपर फिर 20%, फिर जितनी कैलकुलेट होगी वैल्यू आई उसके ऊपर फिर 20%, तो टोटल वैल्यू कितनी आ चुकी है 158.4, जबकि यहाँ पे कितनी वैल्यू आई 150। ठीक है, ये चीज़ शो करती है क्रमागत वृद्धि को। और ये जो क्रमागत वृद्धि है ना, ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज़ को। उसके बाद में अगर समतुल्य बट्टा, देखो इसी के अनुसार समतुल्य बट्टे के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट वैल्यूज़ हैं। तो मान लीजिए अगर समतुल्य बट्टे की बात हो रही है तो मान लीजिए 100 रुपये हैं, ठीक है। अगर इन 100 रुपये के ऊपर डायरेक्टली आपको बोल दिया जाता है कि 3 बट्टे दिए हुए, कितना 10% का, फिर 20% का, फिर 20% का। अगर डायरेक्ट ये बोला जाता है कि 100 रुपये के ऊपर 10%, 20% और 20% का बट्टा है, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। यहाँ पे टोटल ओवरऑल कितना परसेंट का हो चुका है 50%, तो भाई 100 का 50% कितना हो जाएगा 50, तो माइनस का 50 किया तो कितना आ गया ओनली 50। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो समतुल्य यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 100 है, 100 के ऊपर पहले कितने परसेंट का दिया 10% का, तो 10% का दिया, तो बताओ 100 का 10% कितना हुआ 10। तो अब वैल्यू कितनी रह चुकी है बट्टे का, मतलब हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी इसकी इसमें ह्रास यानी कमी हो रही है। देखिए 100 का 10% निकाला तो कितना आ जाएगा 10, और 10 100 में से माइनस किया तो कितना रहा 90। फिर देखिए 90 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 20%, 90 का 20% कितना आ जाएगा 90 गुणा 20/100 यानी 18 इसमें से माइनस किया तो बताओ कितना आ गया 72। उसके बाद में 72 का फिर से 20% निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 20% इसका निकाला तो देखो कितना आ जाएगा, हाँ यानी 72 इंटू 20/100, तो वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/5। 5 से इसको कैंसिल आउट किया तो 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20। तो 14.4 को किस में से माइनस किया 72 में से, तो 72 में से जब 14 माइनस करोगे 14.4 को, तो देखो वैल्यू कितनी रह चुकी है 6, ये कितना हो जाएगा 7, और ये यहाँ पे कितना हो गया 55 यानी 57। तो 57.6। देखिए वैल्यू पहले कितनी आई थी यहाँ पे 50, अब कितनी आ चुकी है 57.6। तो इस तरीके से ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं आपके सामने। दो वैल्यूज़ के अंदर क्या हुआ है कि भाई जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है क्रमागत वृद्धि। तो क्रमागत वृद्धि क्या चीज़ को डिनोट कर रही होती है एक्चुअल में, ये इसी का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर लग रहा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लग रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रमागत वृद्धि हो रही है। क्रमागत वृद्धि यानी जितने भी पार्ट के ऊपर यानी जितने भी टाइम पीरियड के ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी उतने टाइम पीरियड के ऊपर टोटल के ऊपर फिर उतने ही परसेंटेज के हिसाब से ये बढ़ती रहेगी। जबकि एक होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के अंदर क्या दिया होता है कि जितने परसेंट का डिक्रीज हुआ जितने टाइम पीरियड के लिए, उतने ही वैल्यू के ऊपर फिर से उतने परसेंट का डिक्रीज हो जाएगी अगले टाइम पीरियड के लिए। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू होती है। ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा होता है, ये जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा होता है, और ये कहाँ पे लेते हैं हम डिस्काउंट वाले चैप्टर के अंदर इसका यूज किया करते हैं। ठीक है तो अब बेसिकली चैप्टर के ऊपर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अब इस तरह जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका बेसिक पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसका कंप्लीट जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से हमें सॉर्ट आउट करना है और इसका कंप्लीट बेसिक्स पार्ट हमें किस तरीके से करना है। देखिए एक अब क्वेश्चन से लेके मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने लिया यहाँ पे कि मान लीजिए देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज हैं जो दी हुई होती है। टोटल वैल्यूज कितनी होती हैं, एक तो प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर रेट दी जा सकती है, या फिर टाइम दिया जा सकता है, या फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा सकता है, या फिर अमाउंट यानी मिश्रधन दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन, इसको बोलते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट यानी दर, ठीक है, टाइम यानी समय, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, और अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है, ये
5 वैल्यूज आपके सामने होंगी, इन 5 वैल्यूज़ के अंदर क्या कर देगा वो 3 वैल्यूज़ दे देगा और कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, यानी इनमें से 3 वैल्यूज़ दी जाएगी, उसके बाद में कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इन वैल्यूज़ के अंदर कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी और कुछ किसी के बारे में पूछा जाएगा, इसी के अनुसार बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन लेके हम देख रहे हैं कि मान लीजिए दिया हुआ है प्रिंसिपल रेट टाइम, और यहाँ पे पूछ लिया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई के बारे में पूछ लिया। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 1280 रुपये, रेट दी हुई है कितने परसेंट के हिसाब से 1280 तो रेट यहाँ पे मैंने मान लिया 12.5%, रेट यहाँ पे दिया हुआ है कितना 12.5% यानी 12 से 1/2%, टाइम दे दिया कितना 2 वर्ष। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर देख रहे हैं हम पी यानी प्रिंसिपल रेट यानी दर, टी यानी टाइम, और सीआई यानी सीआई पूछा है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1280, रेट है कितना है 12 से 1/2%, टाइम कितना 2 वर्ष। अब इसको करने के कई तरीके हैं, कई तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक होता है बेसिक मेथड जिसके अंदर जो हमने स्कूलिंग के अंदर सीखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला बेस के ऊपर। दूसरा कि इसको डायरेक्टली किस तरीके से किया जा सकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मेरा तो यही कहना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा बेसिक्स को अगर हमने कर लिया ना तो ये क्वेश्चंस होंगे जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे के क्वेश्चंस के ऊपर ये मेथड्स लग रहे होते हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम के अंदर इनको सोल्व किया जा सकता है। यानी डायरेक्टली देखने के बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली आप देख के इनके आंसर्स किया जा सकता है क्वेश्चंस का, और ये प्रैक्टिस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप खुद इन चीज़ों को चेक कर पाओगे। देखिए कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल यहाँ पे 1280, रेट कितना है 12.5%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। अब इसको बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक ही तरीके को लेके चल रहा हूँ, उस तरीके से सारे क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं सॉल्व आउट। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखो रेट कितना दिया हुआ है 12 से 1/2%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को मैंने क्या किया 12 दूनी 24 और 1 25/2%, कितना हो गया, इसको क्या लिख सकता हूँ 25/2%। देखो परसेंट को हटाया, परसेंट को हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100, तो परसेंट हटाया बटे में 100 किया तो देखो 25 एकम 25 25 चौक 100। ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। अगर ये परसेंटेज वाला चैप्टर हम पहले पढ़ चुके होते तो ये सारी वैल्यूज हम सीख चुके होते कि 12.5% को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता कितना 1/8, लेकिन अभी परसेंटेज चैप्टर नहीं हुआ तो इसलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको सॉर्ट आउट करके दिखा रहा हूँ। तो 25/2 हो गया, परसेंट को हटाया तो बटे में 100 हुआ, तो 25 चौक 100 तो कितनी वैल्यू हो चुकी है 1/8। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में मैं लेके आ चुका हूँ, कितना हो चुका है अब 1/8। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा कि इस वैल्यू को अब हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को किस तरीके से। देखिए जो भी वैल्यू आएगी ना फ्रैक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, हमें प्रिंसिपल मानना है। प्रिंसिपल मानना है कौन सी वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को। तो नीचे वाली वैल्यू को प्रिंसिपल तो मानना है, लेकिन उसको प्रिंसिपल किस तरीके से मानना है, उसकी पावर में टाइम को रख देना है। उसकी पावर में किसको रख, देखो इसको भी मानोगे तब भी आएगा, इसको मानोगे तब भी आएगा, चाहे कुछ भी वैल्यूज मान ले। लेकिन अगर हम इसकी जो डिनोमिनेटर यानी हर के अंदर जो वैल्यू है उसकी पावर में टाइम को रख देंगे ना तो फ्रैक्शंस यानी पॉइंटों के अंदर वैल्यू नहीं आएगी, एक पूरी वैल्यू आएगी। इसीलिए क्या करते हैं हम टाइम को इसकी पावर में रख देते हैं। जब टाइम को इसकी पावर में रखेंगे ना तो जो वैल्यू आएगी वो एक पूर्ण वैल्यू आएगी, वो पॉइंटों के अंदर वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको भी मैं मान सकता हूँ प्रिंसिपल डायरेक्टली, लेकिन इसको नहीं मानूंगा क्योंकि यहाँ पे तो छोटी वैल्यू दी जाएगी, आगे बड़ी वैल्यूज होंगी। अगर बड़ी वैल्यूज होंगी डायरेक्ट मानेंगे तो कई बार क्या होगा कि वहाँ पे पॉइंटों की वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसलिए एक ही तरीके से करते हुए जाना है। देखो 8 है, 8 की पावर में मैंने 2 रखा, तो 8 की पावर 2 रखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 8 की पावर 2 किया तो कितना हो गया 64। ये मैं क्या मानूंगा प्रिंसिपल, ये मैंने क्या मान लिया भैया प्रिंसिपल। देखिए 64 को मैंने मान लिया प्रिंसिपल, यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो गया जो मैंने माना है। ठीक है, कितने साल की बात कर रहा है 2 साल की। देखो 2 साल की बात कर रहा है, लेकिन अब रेट कितने परसेंट थी 12.5%, जिसको कन्वर्ट बिन में करने के बाद कितनी आ चुकी है 1/8। तो 64 का कितना कर दिया पहले साल के लिए 1/8, ये पहले साल के लिए हो गया, ये दूसरे साल के लिए हो गया। तो पहले साल के अंदर देखो, पहले साल के अंदर तो सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही होगा, दोनों की वैल्यूज समान होगी पहले फर्स्ट ईयर के लिए। तो पहले साल के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितना लगेगा 1/8। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की जो दर है वो तो दूसरे साल भी सेम ही है, कितना है 1/8 के हिसाब से लग रही है। देखो
64 गुना 1/8 करते हो तो कितना आएगा 8, 64 गुना 1/8 करते हो तो कितना आएगा 8, यानी पहले साल जो ब्याज है वो कितना है 8, दूसरे साल जो ब्याज है वो कितना है 8 है, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो बताओ पहले साल का ब्याज कितना था 8, अब ब्याज के ऊपर मैं ब्याज लगाता हूँ तो 8 का कितना 1/8, 8 का कितना 1/8 तो कितना आया 1, भाई 8 गुना 1/8 तो कितना आ गई वैल्यू 1। अब देखो पहले साल ब्याज कितना है 8 है, दूसरे साल ब्याज कितना है 8 है, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दूसरे साल तो कितना हो चुका है 1 और हो चुका है, तो दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना हो गया 9 हो गया। तो टोटल ओवरऑल कुल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो चुका है 8 8 16 और 1 17, कितना हो चुका है 17। देखिए 17 अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुके हैं, यानी सीआई की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 17। जब सीआई की वैल्यू 17 आ चुकी है ना, अब इस क्वेश्चन को हम किसके साथ रिलेट करेंगे, हम जो एक्चुअल के अंदर दिया हुआ है ना प्रिंसिपल उसके साथ में, लेकिन हमने माना कितना था 64। देखो 64 की वैल्यू कितने के बराबर दी हुई है 1280 के, कितने के बराबर दी हुई है 1280। बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1280 बटा 64 करता हूँ तो 64 दूनी कितना होता है 128, यानी एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। जब एक की वैल्यू 20 आ चुकी है, लेकिन हमें बताना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 17 को, तो बताओ 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू करते हैं 20 तो 17 दूनी 34 यानी 340 रुपये। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए क्या दिया हुआ था प्रिंसिपल जो कितना था 1280, रेट कितना था 12.5%, टाइम कितना था 2 वर्ष, पूछा क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए रेट है 12.5%, 12.5% को मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया तो कितना आ गया 1/8। अब 1/8 आ गया। अब प्रिंसिपल मुझे कुछ मानना है, तो प्रिंसिपल मानने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी, जो हर में वैल्यू आएगी उसका एक पावर में क्या रख देंगे टाइम को। अब आप कहोगे कि आगे 1.5 साल भी आएगा 2.5 साल भी आएगा तो फिर पावर कैसे, देखिए जब 1.5 साल आएगा 2.5 साल आएगा तब उसको उसके तरीके से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इस चीज़ को ध्यान रखो। अब टाइम क्या रखेंगे इसकी पावर में 2, तो कितना आ गया का, ये आ गया प्रिंसिपल कितना 64 पहले साल के लिए भी 1/8 का ब्याज दर लगेगा, दूसरे साल के लिए भी 1/8 के हिसाब से ब्याज की दर लगेगी। देखो 64 का 1/8 किया तो कितना आया 8, 64 का 1/8 किया तो कितना है 8। देखो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही क्या होंगे समान होंगे, तो कितना हो गया 8। दूसरे साल भी देखो कितने 1/8 के हिसाब से कितना 8, लेकिन दूसरे साल है ना ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी पहले साल जितना ब्याज लग चुका है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल। तो पहले साल कितना लगा है ब्याज 8, तो 8 का 1/8 कितना आया 1। अब देखो ये है क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट बोल सकता हूँ या इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकता हूँ। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, केवल पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर एनुअली इसके ऊपर गणना हो रही है तो दोनों समान होंगे। देखो 8 8 16 और ये कितना 17, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो चुका है 17। लेकिन अब हमने जो प्रिंसिपल माना था वो कितना था 64, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 1280। तो 64 की वैल्यू अगर 1280 तो बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1280 बटा 64 किया तो कितना है 20। तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी 340। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि देखो अब मैं डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखवा रहा हूँ, लेकिन इनको आप लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो। तो लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से भी दिया जाता है कि 1440 रुपये के मूलधन के ऊपर 16.2/3% की ब्याज दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यानी 1440 रुपये पे 16.2/3% की ब्याज दर के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, ये तो हो गई लैंग्वेज के अंदर। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहता हूँ इस तरीके से डेटा के ऊपर, तो डेटा के ऊपर किस तरीके से, देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1440, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना दिया हुआ है 16.2/3%, 16.2/3%। बोलो टाइम के लिए क्या बोला गया है 2 वर्ष। टाइम अगर 2 वर्ष दिया हुआ है, पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज में बदलना चाहो तो किस तरीके से, देखो 1440 रुपये के ऊपर 16.2/3% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए कितना दिया हुआ है टोटल 1440, उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन 1440 को इस अभी यहाँ पे नहीं मानना है, अगर 1440 को मान के करोगे तो भी एग्जैक्ट वैल्यू वही आएगी, लेकिन मैंने कहा कि ये वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी छोटी कुछ भी आ सकती है, तो यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू आएगी। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हमारा वही मेथड होगा, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 16.2/3% को मैं अगर फ्रैक्शन में बदलता हूँ, भिन्न में बदलता हूँ, देखो 16×48 2 50 कितना हुआ 50/3, साथ में क्या लगा हुआ परसेंटेज, परसेंटेज को अगर मैं हटाता हूँ तो बटे में क्या आ जाएगा 100।
तो यहाँ पे अगर मैं बटे में 100 करता हूँ तो बताओ 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया 1/6। इसका मतलब 16 से 2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 1/6। जब ये 1/6 यहाँ पे आ चुका है, अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और ये इसी को हमने प्रिंसिपल मानना है। जो भी हर के अंदर वैल्यू होगी उसकी पावर में समय रख देंगे, वही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 6 की पावर में 2 किया तो कितना 36। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने 36। कितने साल की बात कर रहा है 2 साल की बात कर रहा है। तो बताओ पहले साल, ये हो गया पहला साल और ये हो गया दूसरा साल। पहले साल भी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से लगेगा 1/6 के हिसाब से। बताओ दूसरे साल भी किस हिसाब से लगेगा 1/6 के हिसाब से। 36 का जो 1/6 कितना हो जाएगा 6, और 36 का 1/6 दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा 6। देखो ये पहले साल का ब्याज हो गया, अब ये दूसरे साल का हो गया, लेकिन दूसरे साल ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो 6 का 1/6 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब टोटल जो CI आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 6, 6, 12 और 1, 13। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 13 आ चुका है, लेकिन जो हमने प्रिंसिपल है ना ये माना है, एक्चुअल प्रिंसिपल कितना है 1440। तो बताओ 36 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1440। अगर 36 की वैल्यू 1440 है तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 दूनी 72, 1 दिया 108, 36 चौक 144। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 40। जब 1 की वैल्यू 40 हो गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13 ही है। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 13 गुना कितना किया 40, 13 चौक 52 यानी 520। क्लियर हुआ। प्रिंसिपल दिया हुआ था 1440, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 16 से 2/3% को भिन्न में बदला तो कितना आ गया 1/6। टाइम दिया हुआ था कितना 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। सबसे पहले यही किया कि इसको भिन्न में बदला 1/6 आया। जो नीचे वाली है उसकी वैल्यू में हमने समय रख दिया, 6 की पावर में 2 किया तो कितना आ गया 36। ये प्रिंसिपल मान लिया। देखो 36 के ऊपर अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो भिन्न में आ चुकी है, तो 36 के ऊपर पहले साल भी 1/6 के हिसाब से ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी 1/6 के हिसाब से लगेगा। तो पहले साल 1/6 के हिसाब से बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ 6, दूसरे साल 1/6 के हिसाब से कितना हुआ 6, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया तो 6 का 1/6 कितना हुआ 1। तो टोटल देखो, टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6, 6, 12 और 1, 13। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो चुका है यहाँ पे 13 हो चुका है। जब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 13 हो चुका है तो बताओ एक्चुअल में प्रिंसिपल हमने माना कितना था 36 माना था, जबकि एक्चुअल में कितना था 1440। 36 की वैल्यू को 1440 के बराबर किया तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आई 40। जब 1 की वैल्यू 40 को रिप्रेजेंट कर रही है तो बताओ 13 की वैल्यू कितनी होगी 13 गुना 40 यानी 520। चलो और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर मैं लैंग्वेज के अंदर एक बार बोल रहा हूँ कि 5000 रुपये के ऊपर 20% के दर से 3 साल का मिश्र धन ज्ञात करो। यानी 5000 रुपये के ऊपर 20% की दर से 20% की दर से 3 साल का मिश्र धन ज्ञात करो। तो 3 साल का मिश्र धन पूछा है कि 3 साल के बाद में मिश्र धन कितना हो जाएगा। जब ब्याज की दर 20% के हिसाब से लग रही है, ब्याज की दर 20% के हिसाब से लग रही है और मूलधन कितना है 5000 रुपये। मूलधन कितना है यहाँ पे 5000 रुपये। ठीक है, अब इसको मैं डेटा के रूप में किस तरीके से लिख सकता हूँ कि मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 रुपये। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। बताओ टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। और पूछा क्या है अमाउंट यानी मिश्र धन पूछा है आपसे। अमाउंट यानी मिश्र धन पूछा है। देखिए सबसे पहला वही होगा कंसेप्ट हमारा कि जो भी परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है उसको फ्रैक्शन में बदल लिए। तो बताओ 20% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो परसेंटेज को हटाओगे, परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा। तो बताओ 20 एकम 20, 20 पंजे 100 तो कितनी वैल्यू हो चुकी है 1/5। अब आपने क्या करना है कि जो भी वैल्यू 1/5 आ चुकी है तो जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसकी पावर में कितना रखना है, टाइम को रखना है। 5 की पावर 3 करोगे तो बताओ 5 की पावर 3 कितना आता है 125। 5 5 25, 25 गुना 5 कितना हो गया 125। तो अब मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया 125। जब प्रिंसिपल मैंने 125 यहाँ पे माना है तो एक्चुअल में अब हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, लेकिन अब की बार जो टाइम दिया हुआ है वो कितने साल का दिया हुआ है 3 साल का। कितने साल का है 3 साल का। जब 3 साल का दिया हुआ है तो बताओ पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर है वो कितनी आ चुकी है 1/5। कितनी आ चुकी है 1/5। भाई 20% को भी बदला था फ्रैक्शन में तो कितना आया था 1/5। तो पहले साल भी ब्याज की दर कितनी लगेगी 1/5, दूसरे साल भी ब्याज की दर कितनी 1/5 और तीसरे साल भी ब्याज की दर कितनी लगेगी 1/5।
देखो 125 का 1/5 करते हो तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो कितनी वैल्यू आई 25। पहले साल में 125, दूसरे साल 25, तीसरे साल में 25, ये तो आ चुकी है। लेकिन अभी ये लगा है प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, हर साल लगा दिया मैंने। उसके बाद में अब जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और लगाना है, देखो 25 के ऊपर फिर 1/5 लगाया तो कितना आया 5, ठीक है। फिर देखो इस 25 के ऊपर यहाँ पे लगाया तो कितना आया 5, ठीक है, यानी 1/5 के हिसाब से 5 आ गया। लेकिन जो ये तीसरा साल है यहाँ पे देखो इसके ऊपर तो लग चुका है, अब इस वाले के ऊपर भी लगेगा, इस वाले के ऊपर लगेगा तो फिर से कितना जाएगा 5, ठीक है। फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो कि सबसे पहले क्या हुआ, इस 25 के ऊपर लगेगा तो 25 का 1/5 किया तो कितना आया 5। फिर इस 25 के ऊपर तीसरे साल लगेगा तो बताओ कितना आएगा 5। देखो दूसरे साल कितना है 25 है, तो दूसरे साल जो 25 है इसके ऊपर तीसरे साल लगेगा तो कितना लगेगा 25 का 1/5 यानी 5। अब जो दूसरे साल इंटरेस्ट और आ चुका है वो कितना है 5 है, तो इस 5 के ऊपर भी तीसरे साल में लगेगा तो बताओ 5 का 1/5 किया तो कितना है 1। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना हो गया, 25 दूनी 50 दिया 75, 75 5 दिया 15, 75 और 15 90 और 1 91। तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ चुका है 91। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ चुका है 91, ये क्लियर हुआ भाई। देखो सबसे पहले 125 का 1/5 किया 25 25 25, ठीक है। उसके बाद देखो इस 25 के ऊपर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर इस 25 के ऊपर लगा दिया यहाँ पे, फिर इस 25 के ऊपर लगा दिया यहाँ पे, फिर इस 5 के ऊपर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 91। जब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 91 हो चुका है तो अब देखिए एक्चुअल में जो हमने माना है ना वो कितना प्रिंसिपल माना है 125, लेकिन वास्तविक जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल जो प्रिंसिपल है कितना 5000। तो 125 की वैल्यू अगर 5000 को रिप्रेजेंट कर रही है तो बताओ 1 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई 5000 के अंदर। जब आप 125 का भाग दोगे ना तो देखो 125 को मैंने किससे गुणा किया 4 से किया, 4 से 400 और 25 गुणा 100 यानी 500। तो कितनी बार कट चुका है ये 4 बार, यानी ये 500 4 बार कट चुका है, 1 आगे है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 40 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 40 के बराबर। जब 1 की वैल्यू 40 है ना तो बताओ 91 है यहाँ पे, ठीक है। कितना है 91, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन इस बार पूछा क्या है अमाउंट पूछा है। तो ये बताओ मेरे को यहाँ पे आप कि हमने जो प्रिंसिपल है वो कितना माना है 125 और कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना है 91। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है ना तभी तो अमाउंट यानी मिश्र धन बनता है, यानी मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज यानी मूलधन प्लस ब्याज मिलके क्या बनता है अमाउंट यानी मिश्र धन बनता है। तो बताओ कितना हो गया 6 8 9 2 11 216, कितना आ रहा है 216 भाई। अमाउंट यहाँ पे कितना आ चुका है 125 प्लस मैंने 91 किया तो अमाउंट यानी मिश्रधन कितना आ चुका है 216। 1 की वैल्यू 40 है तो बताओ 216 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 16 64, यानी 86 40 भाई। इससे गुणा किया ना इसको तो कितना हो गया देखो 4 6 24, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8 0। तो कितना आ चुका है 8640 रुपये। इसका क्या आ चुका है मिश्र धन आ चुका है। क्या आ चुका है मिश्र धन कितना आ चुका है, यानी अमाउंट कितना आ चुका है 8640 रुपये, ठीक है। फिर से रिपीट किया, देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था 5000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था 20%। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ था 3 साल का, ठीक है। आपसे पूछा था अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना होगा ये बताने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज को भिन्न में बदला तो 1/5, 1/5 5 की पावर 3 किया तो 125, इसको कैंसिल आउट किया तो देखो ये कितना 25 25 25, इसके ऊपर यहाँ लगा 5, इसके ऊपर यहाँ लगा 5, फिर इसके ऊपर यहाँ लगा, फिर इसके ऊपर यहाँ लगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ चुका है 91। ये ब्याज आ चुका है, ये था प्रिंसिपल यानी मूलधन। ब्याज और प्रिंसिपल दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ चुका 216, जो क्या है अमाउंट यानी मिश्र धन को रिप्रेजेंट कर। जब मिश्र धन 216 रुपये हो चुका है ना तो बताओ यहाँ पे 125 जो हमने प्रिंसिपल माना था एक्चुअल में कितना था 5000। तो 125 की वैल्यू अगर 5000 तो 1 की वैल्यू 40। जब 1 की वैल्यू 40 तो बताओ 216 यानी मिश्र धन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 216 को 40 से किया तो कितना 8640।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, इसी के अंदर इसी कंसेप्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं बेसिक पार्ट के अंदर। देखो हर टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ पे, 1 साल का होगा, उसके 1 साल तो प्रिंसिपल, 1 साल के अंदर तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही होता है, ठीक है। तो 2 साल का क्वेश्चन होगा, 3 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, 2.5 साल का होगा, है। फिर त्रैमासिक यानी क्वार्टरली के ऊपर उसकी गणना की जाएगी, हाफ ईयरली के ऊपर उसकी गणना की जाएगी। रेट जहाँ पे पूछा जाएगा, फिर एक टाइम जहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। इतना प्रिंसिपल इतने गुना होगा वहाँ पे, हर टाइप का क्वेश्चन होगा, हर तरह का कंसेप्ट इसमें होगा आपका, ठीक है। तो अब बिल्कुल बेसिक सा पार्ट शुरुआत के अंदर हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अब की बार क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रही है कि यदि 3 वर्ष के लिए देखो क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, 3 वर्ष के लिए 6 सही 1/4% की ब्याज दर से, यानी 3 वर्ष के लिए 6 सही 1/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन ज्ञात करो यदि चक्रवृद्धि ब्याज 2451 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 2451 रुपये है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से बोल रहा हूँ कि 3 साल के लिए 6 सही 1/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन ज्ञात करो यदि चक्रवृद्धि ब्याज 2451 रुपये है, ठीक है। इसको डेटा के रूप में मैं लिखता हूँ। डेटा के रूप में देखो प्रिंसिपल तो आपसे पूछा है, इस बार क्या किया, प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कितना, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। लेकिन यहाँ पे इस बार टाइम भी दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। और कंपाउंड इंटरेस्ट अब की बार पूछने के बजाय क्या दे दिया वैल्यू 2451 रुपये, ठीक है। कितना वैल्यू दी है, 2451। इस बार क्या पूछा है, प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा है, रेट, टाइम और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको वैल्यू दे दिया उन्होंने। तो अब देखिए सबसे पहला काम यही होगा हमारा कि जो रेट दी हुई है परसेंटेज के अंदर उसको फ्रैक्शन में बदलिए। देखो 6 सही 1/4 है, 6 सही 1/4% है, तो 6 चौक 24 और 1 25, कितना हुआ 25/4। साथ में क्या लगा हुआ है, परसेंटेज। इस परसेंटेज को मैंने हटाया, तो परसेंट जैसे ही हटाऊंगा बटे में क्या आ जाएगा, 100। 25/4 तो नीचे क्या आ गया, 100। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो कितना आ गया 1/16। देखो 4 1/16, यानी 6 से 1/4% को जब मैंने फ्रैक्शन में बदला, जब मैंने इसको बिड्डल में बदला, तो कितना आ चुका है 1/16। कितना आ चुका है 1/16। तो 1/16 इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए 1/16 आ चुकी है। अब मुझे प्रिंसिपल कुछ मानना है, तो प्रिंसिपल मानने के लिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है फ्रैक्शन के अंदर, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसकी पावर में क्या रख देते हैं, टाइम। तो 16 की पावर 3, तो 16 की पावर जब मैं 3 करूँगा तो देखो 16 का क्यूब करते हैं ना, तो 16 गुना 16 गुना 16 करते हैं, तो टोटल कितना आ जाता है, 16 का घन करते हैं तो 4096। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया, 4096। कितना माना प्रिंसिपल, 4096। भाई 16 का क्यूब करेंगे, ये दिया हुआ है 16 की पावर में 3 रखते हैं, तो कितना आ गया 4096। जब 16 की पावर 3 किया 4096 में हमने प्रिंसिपल मान लिया है। यहाँ पे कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है। जब 3 साल के लिए बात हो रही है तो बताओ पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से लगेगा, 1/16। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने के हिसाब से लगेगा, 1/16। तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से लगेगा, 1/16, ठीक है। 4096 का 1/16 बताओ कितना हो जाएगा, 256। वही काटोगे तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 9 बचा 16 6 96। दूसरे साल भी 256, तीसरे साल भी 256। अब ये तो आ चुका है, इनकी सिंपल इंटरेस्ट की गणना हो चुकी है मूलधन के ऊपर। लेकिन अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो देखो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इसके ऊपर दूसरे साल लगेगा, तो बताओ किस हिसाब से, 1/16 के हिसाब। 256 के ऊपर 1/16 यानी 16 256 होता है, तो 256 के ऊपर 1/16 लगेगा, तो बताओ यहाँ पे कितना रह जाएगा, ओनली 16। फिर इसी के ऊपर तीसरे साल भी लगेगा, तो इसके ऊपर जब मैंने तीसरे साल लगाया तो कितना आ गया, 16। फिर इसके ऊपर दूसरे सालों वाला जो ये वैल्यू दी हुई है 256, इसके ऊपर तीसरे साल लगेगा तो कितना आ गया, 16। फिर ये जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है के ऊपर इंटरेस्ट जो आया था 16, इसके ऊपर फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल, तो 16 का 1/16 कितना हो गया, 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यू आ चुकी है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है पूरा का पूरा। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है, देखिए 256 को 3 से गुणा किया, तो 256 गुना 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 18, 5 × 15 और 1 16,
3 दूनी 6 और 1 7, 768 तो एक आ चुका है, यानी 768 तो एक आ चुका है। और 16 32 16 3 48 और 1 49, 49 एक आ चुका। 8 16 17 का 7 1 6 6 10 और 1 11 1 7 और 1, यानी टोटल कितना आ चुका है 817। ये क्या आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI की वैल्यू अब कितनी आ चुकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ चुकी है 817। ठीक है, लेकिन सवाल के अंदर जैसे ही हमने देखा तो सवाल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू कितनी दी हुई है 2451। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 817 की वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 2451 को। 817 अगर 2451 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बताओ एक किसको करेगा, 8 3 24 17 3 51, एक की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है 3 को। अगर एक की वैल्यू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, आपसे पूछा था प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल कितना माना 4096। जब हमने प्रिंसिपल 4096 माना, एक की वैल्यू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बताओ 4096 की वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 3 6 18 9 3 27 और 1 28 किसे, हाँ, और 3 चौक 12। थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, कितना 6 3 18 8 1 9 3 27 और 1 28 3 चौक 12, यानी 12,288। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है 12,288। टोटल कितना आ चुका है, ये प्रिंसिपल आ चुका है 12,288। तो सवाल के अंदर फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, क्या दिया हुआ था, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई थी 6 से 1/4%। इसको क्या किया हमने, फ्रैक्शन में बदला तो 1/16 आ गया। ठीक है, टाइम दिया हुआ था 3 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था 2451 रुपये। देखो 1/16 है तो 16 की पावर में मैंने 3 रखा तो कितना आ गया 4096। 4096 के ऊपर पहले साल 1/16, दूसरे साल 1/16, तीसरे साल 1/16, कितना लगा 256। देखो इस 256 के ऊपर पहले दूसरे साल लगा तो 16, तीसरे साल लगा तो 16, फिर इस 256 के ऊपर तीसरे साल लगा तो 16, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जब लगा तो 16 के 1/16 तो कितना 1। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, इन सभी को ऐड किया तो कितना आ गया 817। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो हमने माना हुआ था, एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 2451। तो 817 की वैल्यू 2451 को रिप्रेजेंट, तो 1 की वैल्यू 3। जब 1 की वैल्यू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पे बताओ टोटल हमने ये प्रिंसिपल माना कितना था, मूलधन माना कितना था 4096। तो 4096 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना क्या 12,288। तो इस तरीके से इसका बेसिक पार्ट है। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 साल का और 3 साल का लिया है। यहाँ पे क्या किया था, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और CI, इन्हीं के अंदर कंपैरिजन करते हुए इन कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। देखिए